नमस्कार साथियों। शनिवार का दिन है और छुट्टी का दिन होता है, तो इसीलिए आज क्लास थोड़ा जल्दी है। तो टाइमली क्लास आपको मिल जाएगी, तो आप समय से इसे देख भी पाएंगे। आप सभी आरएस की तैयारी कर रहे हैं और कई बार इस तैयारी में भी कुछ अजीब संयोग हो जाते हैं। ऐसा ही एक संयोग मेरे साथ भी हुआ। मैंने अभी तक 4 मेंस एग्जाम दिए, मतलब 4 बार एग्जाम में अपियर हुआ, चारों के मेंस मैंने लिखे और 3 इंटरव्यू दिए। और संयोग की बात देखिए कि जो मैंने पहला मेंस दिया था और जो चौथा मेंस दिया आखिरी वाला, उन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही स्कूल में आया। तो कितनी अजीब मैं घटना मानता हूँ इसको कि मेरे जो मेंस की शुरुआत है वो जिस स्कूल से हुई उसी में मैंने अपना लास्ट मेंस भी दिया है। खैर, ये तो एक संयोग की बात थी। चलिए, मैं नहीं चाहता कि आप भी इतने मेंस दें, आप पहली बार में ही एग्जाम दें और उसके साथ निकलें, ये ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे वापस से दिनांक 5 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को डेडिकेटेड एकमात्र चैनल जहां पर आपको इस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि आप तीनों एग्जाम को एक साथ कवर कर सके, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो ये कोई एक दिन का खेल नहीं होगा, ये आपको बहुत दिनों तक रुक रुक कर रोजाना थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा और टाइमली फिर उनको रिवीजन भी करना पड़ेगा। हम कुछ दिनों बाद में आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस भी लाएंगे जिसमें इन्हीं करंट अफेयर्स में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आज हम जैन स्ट्रीट ट्रेडिंग घोटाले पर बात करेंगे। आरएस मेंस के पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। पहली नौसेना महिला फाइटर पायलट के बारे में हम बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण को देखेंगे। ठीक है, आरबीआई द्वारा जो वीआरआरआर नीलामी होती है वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। पराग जैन को रॉ का नया चीज बनाया गया, तो रॉ और आईवी इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है और उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। और अंत में डीआरडीओ के सहस्त्र शक्ति लेजर को भी हम जो है कवर अप करने का प्रयास करेंगे। कक्षा अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक और शेयर में कंजूसी मत करो, क्योंकि आप लोग ही दूसरों को बताओगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में टेलीग्राम पर और भी बहुत कुछ आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं जो आपको समयबद्ध तरीके से मिलेगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट आपका टॉपिक है मेंस का जो पेपर 1 है उसके यूनिट 3 में सेकंड जो पार्ट है, मतलब जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वहां पर आपको शेयर मार्केट पढ़ना पड़ता है। इस बार आपके एक प्रश्न भी आया था फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में आपको बताने थे उनके प्रकार। तो जो फ्यूचर, ऑप्शंस, ठीक है, फॉरवर्ड और स्वैप जैसे जो 4 ऑप्शन, जो 4 प्रकार है वो आपको उसमें लिखने थे फाइनेंशियल डेरिवेटिव को समझाते हुए। उसी से जुड़ा ये मुद्दा है। तो अगर ऐसे मुद्दों को हम कवर करते रहेंगे तो वो टर्मिनोलॉजी हमको समझ में आएगी जो अब हमारे पेपर में पूछी जाने लगी है। ठीक है, तो सेबी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, मतलब हमारा एक नियामक है, विनियामक है शेयर मार्केट का, जो नियमन करता है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जो भी शेयर मार्केट में होती है उन सबको। इस सेबी ने अमेरिका की एक ट्रेडिंग फर्म है जैन स्ट्रीट ग्रुप। ट्रेडिंग फर्म बेसिकली क्या होती है, ये वो सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है जिनके माध्यम से स्टॉक्स का खरीदना और बेचना संभव हो पाता है। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना। ट्रेडिंग फर्म मतलब जो ट्रेडिंग काम को सहूलियत प्रदान कर देती है, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता जो है जब वो शेयर मार्केट में शेयर खरीदेगा या बेचेगा तो उसके लिए उसको बीच में एक ब्रोकर चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके माध्यम से काम है। तो ये जो ट्रेडिंग फर्म है जैन स्ट्रीट ग्रुप, उस पर और उसके साथ की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया गया। क्यों लगाया गया है, तो उसका कारण है कि ये कंपनी क्या करती थी, इंडेक्स एक्सपायरी के दिन कीमतों में हेराफेरी करती थी। इंडेक्स एक्सपायरी क्या है इसको भी मैं भी बताऊंगा, बहुत सरल शब्दों में, सामान्य भाषा में आप समझ पाओगे इस चीज को। तो पहले तो हम जैन स्ट्रीट ग्रुप को समझ लेते हैं। तो जैन स्ट्रीट एक अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी है जो हाई टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल मॉडल पर काम करती है और शेयर बाजार में ट्रेडिंग करती है। ये क्या करती है, ये भारत में डेरिवेटिव मार्केट मतलब अनुबंध वाले मार्केट। अब 2 तरह के मार्केट हमारे शेयर मार्केट में, एक तो होता है कैश मार्केट, एक तो क्या है कैश मार्केट होता है। ठीक है, जिसमें आप जानते होंगे कि नॉर्मल लोग हम सभी जो स्टॉक्स खरीदते हैं उसमें हम 2 तरह से काम करते हैं, एक तो इंट्राडे है ना, और एक डिलीवरी। दोनों का मतलब क्या होता है, मतलब मान लो आपने आज की तारीख में कोई सुबह शेयर खरीदा मार्केट ओपन होने के बाद में, और शाम को मार्केट बंद होने से पहले इसको बेच दिया, तो इस तरह का जो काम होता है उसको हम इंट्राडे जो है ट्रेडिंग बोलते हैं।
दूसरा जो है उसको हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में आप शेयर को खरीद करके रख लेते हो और फिर आपको जब लगता है कि आपका शेयर जो है आपको पूरा प्रॉफिट देकर जा रहा है या लॉस में आप जा रहे हो, तो उसके अनुरूप आप उसको सेल भी कर देते हो। ठीक है, ये हो गया इंट्राडे और डिलीवरी। जो कैश मार्केट में होता है आपको तुरंत भुगतान करना होता है पैसे का, मतलब आपने इधर से 50 रुपए का शेयर खरीदा, उधर आप 50 रुपए उसके दे देंगे। दूसरा होता है आपका डेरिवेटिव मार्केट, मतलब जैसे कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव जितने भी हमारे हैं, जो मैंने आपको बताया। तो वित्तीय अनुबंध में हम क्या करते हैं, आने वाले भविष्य की किसी तारीख को, एक निश्चित तारीख को क्या अनुमान हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पे हम डेरिवेटिव्स को जो है खरीदते या बेचते हैं। तो इसमें मान लीजिए आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हो, तो उसके लिए आप 10 से 15% ही भुगतान करते हो, मतलब पूरा पैसा आपको वहां पर नहीं देना पड़ता। तो इस तरह के बहुत से उपाय होते हैं, जैसे फ्यूचर्स बोलते हैं जिनको, ऑप्शंस बोलते हैं, स्वैप होता है और फॉरवर्ड होता है। ये चार प्रकार बेसिकली आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में होते हैं। तो इन्हीं में काम करती थी कौन सी कंपनी, आपकी ये जो अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी है जेन स्ट्रीट। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इंडेक्स पर काम करती थी, मतलब जो बड़े वाले जो आपके जो ट्रेडिंग शेयर्स हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, मतलब बैंक वाले जितने भी शेयर जो अपने प्लेटफॉर्म जो निफ्टी वाला है, उसमें बैंक के जितने भी लिस्टेड जो शेयर्स होते हैं उनमें ये काम करती थी। ये कैश मार्केट में काम न करके किस पे करती थी, लॉन्ग टर्म के जो फ्यूचर और ऑप्शंस जैसे मार्केट होते थे उन पर ये काम करती थी। अब इसमें ये कैसे इस चीज को करती थी, तो देखो इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन करती थी। ये सुबह सुबह ये क्या करती थी, बड़ी मात्रा में बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के और कैश मार्केट में शेयर खरीदती थी। मतलब एक तरफ से कैश मार्केट में भी पैसे खरीद लेगी, दूसरी तरफ ये फ्यूचर्स में भी खरीद लेगी। इससे क्या होगा, जिस भी मार्केट, भाई जिस भी शेयर का आप शेयर खरीदोगे, मान लो कोई कंपनी है, उसके आपने जैसे ही शेयर खरीदे तो क्या होता है कि ये डिमांड और सप्लाई इस पर काम करता है। जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा डिमांड होगी ना, उसकी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, और जिसको जितना ज्यादा सेल किया जा रहा है ना, उसकी रेट वैसे वैसे गिरती जाती है। भाई सेल कब करता है व्यक्ति, जब उसको डर होगा कि इसमें नुकसान हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम चीजों को सेल करेंगे। तो यहां पर उस चीज का ये फायदा उठाती थी। अब ये क्या करती थी, मार्केट जब ऊपर जाता तो और जो पुट ऑप्शंस होती थी उनकी कीमत घट जाती थी। पुट ऑप्शंस मतलब अगर आप कैश मार्केट में मार्केट को ऊपर ले जाओगे, तो ऑप्शंस के अंदर जो सेलिंग वाली चीज है, वहां पर चूंकि सेल ज्यादा होगा तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में ये उनको खरीद लेती थी। ठीक है, अब पुट ऑप्शंस में क्या होता है कि जैसे इंडेक्स गिरेगा तो मुनाफा मिलेगा, इधर ये इंडेक्स को गिराएगी। ठीक है, और जैसे इंडेक्स गिरने लगेगा उसका मुनाफा मिलेगा। कैसे, ये लास्ट में जाकर क्या करेगी, शाम दोपहर बाद में उसी इंडेक्स के फ्यूचर्स को बेचना शुरू कर देगी। जैसे ही फ्यूचर्स को बेचोगे इंडेक्स गिरना शुरू हो जाएगा, और इंडेक्स गिरेगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, पुट ऑप्शंस वाले में ये फायदा कमा जाती थी। तो मतलब एक तरफ अगर ये 6000 करोड़ रुपए का घाटा खा रही है ना, तो दूसरी तरफ ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा जाएगी। इस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करके और पैसा कमाने का काम इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। मतलब जानबूझ करके ये इंडेक्स को अप एंड डाउन करने का काम कर रही थी। ये क्या करती थी, एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज, इस फॉर्मूला का प्रयोग करती थी। मतलब जिस दिन किसी भी कोई, मान लीजिए आपने फ्यूचर या ऑप्शंस जब आप खरीदते हो, तो इनमें क्या होता है, आप एक अगली तिथि देते हो कि इस तिथि को जो भी वैल्यू होगी उस दिन मैं इसको बेचूंगा या खरीदूंगा, या जो भी इसकी जो वैल्यू है उसको मैं उस दिन दूंगा। ठीक है, तो मान लो आज आपने 47,000 में कोई चीज खरीदी और उसका भाव अगर उस दिन 48,500 हो गया, तो आपको उस दिन के भाव उसके हिसाब से मिल जाएंगे। तो वो प्रॉफिट या लॉस उसमें वहां देखा जाता है। तो जिस दिन उसकी एक्सपायरी होनी होती थी, उस दिन वो क्या करती थी, बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करके और अपने फायदे के लिए इसको प्रभावित करती थी। बाद में जब सेबी को इसका पता चला, तो सेबी ने फिर इसको जो है न केवल प्रतिबंधित किया, बल्कि इसके साथ साथ इस पर बड़ी मात्रा में जुर्माना भी लगाया है। अब मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। कैश मार्केट क्या होता है, तो कैश मार्केट बेसिकली जैसे आप दुकान से कोई सामान खरीदते हो, वैसे ही आप इसमें ट्रेडिंग के लिए शेयर खरीदते हो और उनको तुरंत भुगतान आपको करना पड़ता है, उसी तरह तुरंत पैसा भी आपको मिल जाता है। फ्यूचर में मैंने क्या बताया, फ्यूचर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप भविष्य की किसी तारीख पर किसी शेयर या इंडेक्स को जो भी तय कीमत होती है उस समय उस पर खरीदने का वादा करेंगे। अब उस समय अगर मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो उसके हिसाब से आपको उसमें बेनिफिट या लॉसेस होंगे। ठीक है, तो ये एक निश्चित तारीख तक वैलिड होता है जिसको हम एक्सपायरी डेट बोलते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें आपको अधिकार मिलता है। ठीक है, वादा नहीं है कि आप भविष्य में किसी शेयर या इंडेक्स को एक तय कीमत पर खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें। क्लियर है, तो ये हो गए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव के रूप में यहां पर है। सेबी पर भी बात कर लेते हैं कि सेबी क्या है। तो सेबी बेसिकली एक रेगुलेटर है, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज आप सभी जानते हो, सिक्योरिटीज जितनी भी जो हमारी प्रतिभूतियां हैं, चाहे जितने भी हमने प्रकार हैं, जिसको मैं पहले भी आपको बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, ठीक है, उनको हम कहते हैं। तो जैसे शेयर बाजार हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इन सभी को हम प्रतिभूति या सिक्योरिटीज के रूप में देखते हैं। इनको जो भी मार्केट इनका है उसको ये नियमित करती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है। 1992 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है, और इसकी जो प्रावधान है अधिनियम के वो 30 जनवरी 1992 को लागू हुए हैं। कोई भी इस तरह की गड़बड़ अगर करता है मार्केट में तो उस गड़बड़ को रोकने का काम इस कंपनी के द्वारा, सॉरी, इस रेगुलेटर के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों तैयारी शुरू कर दीजिए आपका। मुझे जहां तक लगता है क्योंकि अब 3 बोर्ड बैठना शुरू हो गए, जो हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है उसमें, तो नेक्स्ट वाले फेज से 3 बोर्ड होंगे और उसके बाद में बड़ी तेजी से आपके इंटरव्यूज को कवरअप किया जाएगा। और अगर आपके इंटरव्यूज अगस्त तक पूरे हो जाते हैं तो फिर मान के चलिए कि आपको सितंबर या अक्टूबर में नई वैकेंसी मिल सकती है। तो आप ये इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी कब आएगी, बल्कि एक कदम फॉरवर्ड रह करके अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और उसी में मदद करेंगे आपके हमारे PYQ टेस्ट सीरीज। 100 से ज्यादा पेपर एक ही जगह पर आपको 2011 से लेकर अब तक के सारे अवेलेबल है। तो लेटेस्ट ट्रेंड भी हम जो है उसमें आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ पुराना क्या पूछा जाता था वो भी। तो कई बार क्या होता है, एक बड़े नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते हैं सीधे सीधे, तो वो रिपीट होने वाले प्रश्न जो है उनका लाभ आप यहाँ पर उठा पाओगे। तो आज ही आर्य जंक्शन ऐप पर जाइए और इस कोर्स को आप वहां परचेज करके इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो है पीएम मोदी को ट्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं 5 देशों की यात्रा पर है हमारे जो पीएम है, तो वहां पर जहां भी जाएंगे सब जगह पर उनको पुरस्कार मिलने वाला है। घाना में मिला तो 24वां हो गया, और अब ये ट्रिनिदाद एंड टोबैगो में जो मिला है वो 25वां हो गया, ठीक है। तो 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इन्हें अब ये मिल चुका है। 2025 का आप याद कर लो एक बहुत अच्छे तरीके से कि 25 में कौन कौन से मिले हैं। तो मार्च में आपको 2 मिले, एक तो बारबाडोस में और एक मॉरिशस में, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल में श्रीलंका ने मित्र विभूषण दिया, और उसके बाद में जून महीने में साइप्रस ने दिया ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस III, और अब घाना और त्रिनिदाद और टोबैगो ने जो है यहाँ पर 2 जुलाई और 4 जुलाई को दिए। तो ये इस साल के जो है वो टोटल मिल गए, और टोटल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 25 यहाँ पर हो चुकी है। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, हमारी एक सब लेफ्टिनेंट है आस्था पूनिया। तो अभी हाल ही में उनकी कमीशन परेड हुई, और उसके बाद में उनको जो है न केवल अवार्ड दिया गया सबसे बेस्ट कैडेट का, बल्कि उसके साथ साथ उनको नौसेना की महिला फाइटर पायलट बनने का मौका मिला है। और वो पहली महिला है जो फाइटर पायलट बन करके और क्या उड़ाएंगी, आपके MiG-29K जैसे लड़ाकू जेट उड़ाएंगी, जो कहां पर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर। तो हमारे जो विक्रमादित्य और विक्रांत जैसे जो बड़े युद्ध पोत हैं, उन पोत पर स्थित MiG-29K को उड़ाने का इन्हें मौका मिलने वाला है। इससे पहले भी महिलाओं को पायलट बनने का मौका मिला है नौसेना में, लेकिन वो केवल मात्र डोर्नियर 228 जैसे जो आपके सामान लाने ले जाने वाले विमान थे, या जो टोही विमान थे, उन्हीं विमानों को उड़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हें फाइटर पायलट के रूप में मौका मिला है। तो ये नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे पहले मैंने बताया 2019 में शुभांगी स्वरूप पहली महिला पायलट बनी थी जो डोर्नियर 228 जैसे विमानों को उड़ाती थी। ये क्या बनी है, पहली महिला फाइटर पायलट नौसेना की। नौसेना की हम बात कर रहे हैं, हम वायुसेना की बात नहीं कर रहे। अगर हम ऐसी और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में देखिए 2020 में सब लेफ्टिनेंट थी कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। इनको पहली बार युद्धपोत पर तैनात किया गया था, तो ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से 2023 में लेफ्टिनेंट कमांडर थी प्रेरणा देवस्थली, उनको एक युद्धपोत की ही कमान सौंप दी गई, मतलब एक पूरा का पूरा युद्धपोत जो है उसको इन्होंने लीड किया यहाँ पर। 2006 में दीपिका मिश्रा सारंग प्रदर्शन टीम की पहली भारतीय वायुसेना की पायलट बनी। तो भारतीय वायुसेना में अगर कोई भी पहली पायलट देखोगे जो कि जो प्रदर्शन टीम है हमारी सारंग, जो कि करतब दिखाती है, उसकी पायलट ये बनी। 2012 में राजस्थान की निवेदिता सिंह थी जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी, तो वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली वायुसेना की महिला बनी थी। इसी तरह से 2019 में आपके जो भावना कांत है, उनको पहली फाइटर पायलट वायुसेना में बनने का मौका मिला था। तो इनके साथ में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह भी थी। तो तीनों मिलकर के, तो झुंझुनू की मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी जो कि हमारे वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी थी, और उनके साथ में भावना कांत,
ये तीनों महिलाएं जो है इनको कमीशन दिया गया था फाइटर पायलट के रूप में नौसेना में। तो ऐसे अलग अलग जो हमारे रूप है उनको आपको याद करना है, क्योंकि इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब कॉलम मैचिंग में आराम से आपको 4-5 ऑप्शन देकर के प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में मार्केट में से सरप्लस लिक्विडिटी को निकालने के लिए VRRR मतलब VRRR नीलामी जो है वो की और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से निकाल लिए। देखो जून 2025 की अगर हम बात करें तो अभी हमारी मौद्रिक नीति आई थी और उस मौद्रिक नीति में हमारी जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया गया था। रेपो रेट कम करने का मतलब था कि प्रतिभूति के बदले में अब रिजर्व बैंक ज्यादा कम दरों पर बैंकों को पैसा उपलब्ध करा रहा है। इसका मतलब एक तरफ तो जहां जो है मौद्रिक नीति के अंदर हमारा रिजर्व बैंक बैंकों को तरलता उपलब्ध कराने का काम कर रहा है, वहीं पर यदि किसी वजह से अचानक से मार्केट में तरलता बढ़ती है तो उस तरलता को वापस से सोखने के लिए या उस तरलता को वापस से लेने के लिए वो क्या करता है, कुछ तैयारियां करता है। जैसे VRRR की जो नीलामी है वो इसी तरह का काम करती है। ये क्या होती है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जब VRR नीलामी या फिर परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो या बोलेंगे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का प्रयोग आप करते हैं तो उसके माध्यम से आप क्या करते हैं, बैंकों से जो है बड़ी मात्रा में पैसे को वापस से खींच लेते हैं और बैंकों के पास ऋण देने के लिए जो राशि है उसमें कमी आती है। तो लगातार कुछ मामलों में यहाँ पर जो है आरबीआई इस तरह की गतिविधि करती है। अब इसे एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये क्या होता है। तो आप ये चीज समझिए कि VRRR वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, आपको रेपो रेट का पता है, रेपो रेट हमारी अभी 5.50 है, ठीक है। रेपो रेट मतलब वो दर जिस पर बैंकों की प्रतिभूतियों के बदले में हमारा रिजर्व बैंक उन्हें लोन देता है, मतलब उनसे प्रतिभूति ले लेगा और उनके बदले में उनको लोन दे देगा, ठीक है। ये हमें सबको पता है। इसी तरह से एक होती है आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जो कि इससे जो है 5.75 तक है, मतलब वो इससे 25 बेस पॉइंट ज्यादा होती है। ये वो रेट है जहां पर यदि मान लीजिए बैंक के पास में और पैसे की जरूरत है उसको, तो वो क्या करेगा, एक तरह से दंडात्मक दर के रूप में ज्यादा महंगी दरों पर वो क्या कर सकता है, पैसा ले सकता है। किसके बदले में, बहुत से कॉमर्शियल बिल्स और इनको जमा करा के उनके बदले में। इसी तरह से आपकी होती है एक स्थाई जमा सुविधा दर, स्थाई जमा सुविधा दर, ठीक है। ये कितनी है, ये है हमारी 5.25। ये वो दर है जिस पर आपका जो रिजर्व बैंक है वो बैंकों को पैसा देता है और उसके बदले में उनकी प्रतिभूतियों को खुद के पास में जमा कर लेता है, ठीक है। और इन्हीं रेट्स के बीच में, इन दोनों रेट्स के बीच में ही जो है आपकी आरआर रहती है हमेशा, इसीलिए इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये एक मैंने पहले भी बहुत डिटेल में आपको ये चीजें समझाई है। अब एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का मतलब होता है जब भी रेपो रेट में तो बैंक जो है वो लोन ले पाते हैं आरबीआई से, लेकिन रिवर्स रेपो में क्या होता है, वापस से जो बैंक जो है उनके पास में पैसा जमा कराया जाता है, ठीक है। और इसके बदले में अपनी जो प्रतिभूतियां हैं उनको बेचने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई एक तरह से रिवर्स रेपो का प्रयोग करके क्या करती है, पैसे को सोख लेती है। ये कितनी है अभी 3.35। लेकिन जब हम वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो ये तो फिक्स्ड है, ये हमारी फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट होती है 3.35 अभी वर्तमान में। लेकिन जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक क्या करता है, सभी बैंकों से उनका पैसा रखवा लेता है और उसके बाद उन पर बोली लगवाता है, और बोली लगवाने के आधार पर वो तैयार करता है आपकी रेपो रेट को या रिवर्स रेपो रेट को, तो वो हमेशा इससे ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से बैंकों को भी ज्यादा लाभ मिल पाता है, क्योंकि अगर मान लो वो 3.35 पर रखेंगे तो उनको उनके पैसे पे कम ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट रखेंगे तो क्या होगा, उनको ज्यादा ब्याज मिलेगा, इसलिए वो पैसे को इस तरह से जमा करवा देते हैं, ठीक है। तो VRRR नीलामी के माध्यम से पैसे को निकालने का काम करता है कौन, हमारा आरबीआई। आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है उसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको आने वाले समय में कई बार पेपर में देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो है आईआईटी गुवाहाटी की एक स्टूडेंट के बारे में जिनका नाम है सुकन्या। सुकन्या को कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनाया गया है।
कॉमनवेल्थ का मतलब आप जानते हैं, कॉमनवेल्थ देशों की हम बात करते हैं जो ब्रिटेन से मुक्त हुए हैं, ठीक है, कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे देशों के लिए जो संगठन है एक तरह से, उसको हम कॉमनवेल्थ के नाम से देखते हैं। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स की भी बात कई बार सुनी होगी, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स बेसिकली उन देशों के बीच में किए जाते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में रहे, मतलब ब्रिटेन ने उनको अपना गुलाम बना के रखा है और वो आज आजाद हो गए हैं, ठीक है। तो पीस एम्बेसडर मतलब एक तरह का वो व्यक्ति जो दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां जो है उनको कम करने और लोगों को शांति की तरफ आगे बढ़ाने में मदद करे। तो आईआईटी गुवाहाटी की फाइनल ईयर की बीटेक स्टूडेंट है सुकन्या सोनोवाल, इनको एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य बनाया गया है, यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क जो कि कॉमनवेल्थ का है उसका, ठीक है। वो 2025 से 27 तक इसमें काम करेंगी। ये एक ऐसी पहल है जो 56 कॉमनवेल्थ देशों में शांति, उग्रवाद को बातचीत, कम्युनिटी सर्विस और आउटरीच के जरिए कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऐसे नए युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है ताकि किसी भी रूप में उनको प्रेरित किया जा सके लोगों को, और जो हिंसक घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा जो रो है, आपने कई बार फिल्मों में रो का नाम सुना होगा। इसको बेसिकली हम बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एक प्रकार का संगठन है जो खुफिया रूप से काम करता है और विभिन्न प्रकार की जानकारी जुटाता है। एक आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है पराग जैन, उनको अब यहाँ रॉ का नया क्या बनाया गया, चीफ बनाया गया, मतलब उनका मुखिया या निदेशक यहाँ पर नियुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाले चीफ थे रवि सिन्हा, वो रिटायर हो गए 30 जून को, तो उनकी जगह पर पराग जैन यहाँ पर आ गए हैं। पराग जैन की अगर हम बात करें तो पराग जैन जो है पहले इसकी टेक्निकल ब्रांच के अंदर निदेशक के रूप में थे और उन्होंने बहुत से एरियाज में काम किया है, जैसे कि एरियल सर्वेलियांस। एरियल सर्वेलियांस का मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए कोई विमान हवा में उड़ रहा है और हवा में उड़ते हुए वो नीचे स्थित कोई भी जो जगह है उसका सर्वेक्षण करके और उसकी जानकारी इकट्ठा करता है, इसको हम बोलते हैं एरियल सर्वेलियांस, मतलब हवाई सर्वेक्षण। सिग्नल इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कोई दो लोग कहीं पर बात कर रहे हैं आपस में, तो आपने क्या किया, उसको इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करके और उसको ये पता लगाया कि उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए दो आतंकवादियों के बीच में कोई बात हो रही है और अगर आपने उसको इंटरसेप्ट कर लिया तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। और इमेजरी इंटेलिजेंस, इमेजरी इंटेलिजेंस में क्या करते हैं, हम फोटोज लेकर के जो भी हमारे जो उपग्रह हैं उनके माध्यम से जो फोटोज होती है उनका एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस से ये पता लगाते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर कोई परमाणु बम बना रहे हैं तो वहां पर होने वाली गतिविधियां और वहां जो फोटोज है, मूवमेंट है, उनको देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की गतिविधियां चल रही है। तो इन सभी कामों में ये प्रमुख थे पराग जैन। अब ये मुखिया बन गए तो हो सकता है इसका लाभ हमें देश को मिलेगा। पाकिस्तान और पीओके में जब हमने अभी मई 2025 में जो हमले किए, मिसाइल से स्ट्राइक्स किए थे, उसमें भी इन्होंने, इनकी जो इंटेलिजेंस है उसने काफी मदद हमारी की थी। इससे पहले भी बालाकोट जैसे जो स्ट्राइक थे उसमें, और जब पाकिस्तान हमारे जो पाक अधिकृत कश्मीर, सॉरी जो हमारा कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां से जब हमने अनुच्छेद 370 को हटाया तो उस समय क्या कुछ दुर्घटनाएं हो सकती थी या क्या कुछ अटैक हो सकते थे उसकी भी इन्होंने जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से दी थी। ये तो बात हो गई इनकी। अब हम देखते हैं कि भाई रॉ और आईबी में डिफरेंस क्या है। आप बार बार नाम सुनते हो, रॉ है, आईबी है, लेकिन इनका मतलब क्या और इनमें डिफरेंस क्या है ये समझना चाहिए। देखिए दोनों ही खुफिया संगठन है, लेकिन अंतर इतना है कि रॉ काम करता है विदेश में, मतलब रॉ हमारे पड़ोसी देशों, हमारे बाहरी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम करता है, लेकिन आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे देश के भीतर रहकर ही देश के भीतर होने वाली गतिविधियों को मॉनिटर करता है और वहां से हमको इनपुट्स प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, अब इन पर और डिटेल में देखो तो इनका नाम, इसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगर रॉ की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1968 में, मतलब देश को आजाद होने के बाद में, जब हमारा 1962 और 1965 के युद्ध हुए, चाहे चीन के साथ हो, ठीक है, या फिर पाकिस्तान के साथ, इन दोनों युद्धों के बाद में हमने क्या किया, हमने 1968 में रॉ की स्थापना की ताकि हमारे देशों की गतिविधियों का हम पता लगा सके। आईबी 1887 में स्थापित हो गई। 1887 मतलब मैं कब की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों के जमाने की। अंग्रेजों के समय में जब कांग्रेस स्थापित हुई थी उसके 2 साल बाद की बात है। 1887 में ही आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित कर दी गई थी। ये क्या करती है, ये बाहरी खुफिया जानकारी लेती है। ये क्या करती है, ये आंतरिक खुफिया जानकारी लेती है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में क्या क्या होता है, ये कोवर्ट ऑपरेशन चलाती है। कोवर्ट मतलब छिपे हुए, छद्म रूप से, मतलब आप क्या करोगे,
हमारे किसी भी एक अधिकारी को भेज देंगे, हम पाकिस्तान भेज दिया, वो किसी भी खुफिया रूप में रहेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज में दिखाते हैं, सलमान खान की बहुत सी मूवीज में आपने ये देखा होगा कि वो रॉ के एजेंट के रूप में वहां काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आईएसएस के एजेंट हम देखते हैं पाकिस्तान में, वैसे ही रॉ काम करता है। ये क्या करते हैं आईबी वाले? काउंटर इंटेलिजेंस, आतंकवाद निरोध और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। रिपोर्टिंग की बात करें तो रॉ सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। तो ऐसे 2 4 5 अंतर आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो है आसानी से आंसर्स दे पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम वक्फ कानून के बारे में। देखिए अभी हाल ही में पहले अप्रैल महीने में वक्फ का जो है अधिनियम आया था, बहुत चर्चा में रहा उस समय। अब उसको लेकर के केंद्र सरकार ने नियम पारित कर दिए गए। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 पारित कर दिए। अब यहां समझो ये नियम और अधिनियम में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। तो 3 चीजें आप समझ सकते हो। पहला होता है संविधान। ठीक है, संविधान बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिससे हमारी पूरी जो सरकार है वो गवर्न होती है। पूरा हमारी नागरिकता से लेकर के हमारे देश में कौन कौन सी बॉडीज काम करेंगी, किस तरह से सारा प्रशासन चलेगा, सरकार चलेगी, ये सारा नियम वहां से होता है। उसमें होते हैं क्या? अनुच्छेद। क्या होते हैं? अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं। जैसे आर्टिकल 21 क्या बोलता है? जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, सिंपल बात। इसी के आधार पर क्या बनते हैं? अधिनियम। तो हमारे इस संविधान से संगति रखते हुए अधिनियम बनाए जाते हैं। जैसे आप देखिए आरटीआई एक्ट, आरटीआई कानून या आरटीआई एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये क्या है? एक प्रकार का अधिनियम है। इसके बाद में इस अधिनियम को, चूंकि इस अधिनियम में तो मोटी मोटी आप बात कर दोगे कि आरटीआई के लिए राज्य सूचना आयोग होगा, केंद्र सूचना आयोग होगा, इतनी फाइन लगेगी, प्रथम अपील अधिकारी होगा, द्वितीय अपील अधिकारी होगा, ये सब आपने बता दिया। लेकिन पूरा डिटेल में तो नहीं है इसमें। अब डिटेल में कैसे काम करना है, सरकार कैसे काम करेगी, उसके लिए बनेंगे फिर आरटीआई रूल्स। क्या बनेंगे? आरटीआई रूल्स। तो सबसे ऊपर कौन है आपका? संविधान। तो देखेंगे अगर आपको काम करना है, सरकारी कर्मचारी हो, आप सबसे ज्यादा किसको देखोगे? संविधान को, कि संविधान की पूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद उस अधिनियम की, जिस अधिनियम के अंतर्गत आप काम करते हो, उसके बाद आप रूल्स को देखोगे। और रूल्स के नीचे फिर क्या होता है? बाईलॉज। क्या होते हैं? बाईलॉज। ठीक है, तो बाईलॉज क्या करते हैं? मतलब किसी, हो सकता है किसी संगठन विशेष के अपने बाईलॉज होते हैं, उपनियम जिनको हम बोलते हैं। तो सबसे नीचे उपनियम, उपनियमों के ऊपर नियम, नियम के ऊपर अधिनियम, और अधिनियम के ऊपर हमारे संविधान के अनुच्छेद। ये क्रम होता है जिस क्रम में आपका पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। तो आप जब भी कभी किसी नियम को, अधिनियम को देखें तो आप अंदाजा लगाइए। जैसे मान लो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन है, तो ये एक्ट बनेगा पहले। एक्ट बनने के बाद में फिर उसमें रूल्स आए हैं। ठीक है, और रूल के आधार पे फिर अलग अलग स्कूल के बाईलॉज हो सकते हैं। तो यहां पर ये क्या पारित किए गए हैं? रूल्स पारित किए हैं। इसका मतलब इसका अधिनियम पहले बन चुका है। और वो कब बना था? अप्रैल 2025 में। तो 8 अप्रैल 2025 से आपके नया वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल, डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खाते के रखरखाव से जुड़े। आपको पता है कि वक्फ की संपत्तियां अगर हम देखें तो पूरे भारत में लगभग 30 लाख एकड़ से ज्यादा जो है वक्फ संपत्तियां हमारे यहाँ पर है। वक्फ का मतलब क्या होता है? बेसिकली वक्फ जो है ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना या स्थिर करना। और कानून के हिसाब से अगर देखें तो वक्फ का मतलब होता है दान करना। तो हम जो दान करते हैं उसी को हम वक्फ के रूप में यहाँ पर देखते हैं। तो एक संशोधन अधिनियम लाया गया था 2025 का, जिसने वक्फ का जो कानून था, वक्फ एक्ट हमारा जो 1995 का है, उसमें क्या किया था? परिवर्तन किया है, उसको वो रिप्लेस करेगा। अब वक्फ का इतिहास देख लो। सबसे पहले एक्ट आया हमारे 1913 में, फिर आया 1923 में, फिर आया 1930 में, फिर आया 1954 में। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पर एक्ट बनता गया वक्फ का, एक के बाद एक संशोधन होते गए। इनमें भी बहुत अंतर फिर बाद में चेंज किए गए, जैसे कि 1959 में, फिर उसके बाद में 1964 में, फिर 1969 में और 1984 में। ठीक है, ये सारे परिवर्तन फिर इनमें किए गए और लास्ट में फिर एक नया एक्ट बना दिया 1995 में। 1995 वाले एक्ट में ही हमने अभी परिवर्तन किया है और उसी के अनुरूप ये नियम बने। अब इन नियमों में क्या क्या होगा? तो सबसे पहला तो केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस। अभी वक्फ की संपत्तियों का एक क्लियर रिकॉर्ड नहीं है, तो हमने क्या किया? तो एक सेंट्रल डेटाबेस बनाओ और उस डेटाबेस के हिसाब से हमारी वक्फ की पूरी संपत्तियां जो है उनका रिकॉर्ड दर्ज होगा।
सूची अपलोड होगी, उनकी फोटोज डलेंगे, संपत्तियों में क्या क्या है, उसका पंजीकरण कैसे हुआ, उनका रखरखाव कैसे है, उनके अकाउंट्स क्या हैं, ऑडिट रिपोर्ट कब हुई उनकी, इन सब चीजों को उसमें डाला जाएगा इस पोर्टल पे, ताकि लोगों को उनकी जानकारी रहे। सरकार क्या करेगी, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में एक वक्फ डिवीजन बना है, जो क्या करेगा, उसका एक प्रभारी संयुक्त सचिव होगा, वो इसका निगरानी करेगा। राज्यों में भी एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को इसका मुखिया बनाया जाएगा। तो वो हर राज्य, क्योंकि हमारे हर राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड है, अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में भी। इसके बाद में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, तो जो भी काम हो रहा है उसको रियल टाइम पर मॉनिटर किया जाएगा। 90 दिन के भीतर सभी राज्यों को क्या करना पड़ेगा, विवरण डालने पड़ेंगे जो वर्तमान में वक्फ वाली संपत्तियां हैं। तो मुस्लिम धर्म में जितने भी लोग जो दान कर देते हैं, या फिर वक्फ बाय यूजर जैसी जो अवधारणा है, मतलब किसी व्यक्ति ने किसी जगह को काम में ले लिया ना, तो फिर वो वक्फ हो जाती है, उसको वक्फ वो घोषित कर देता है। इस तरह की व्यवस्था हमने को देखने को मिलती है। तो जो पिछला एक्ट था जिसकी बात मैं कर रहा था 1955 वाला, उस वाले एक्ट में बदलाव किया, उस वाला जो कानून था 1954 वाला, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड बने। हर एक राज्य में वक्फ बोर्ड है, जैसे आज की तारीख में 32 से ज्यादा वक्फ बोर्ड हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ राज्य जैसे बिहार में शिया और सुन्नी मुसलमान, दो तरह के मुसलमान है, एक शिया है एक सुन्नी है, उनके अलग अलग बोर्ड हैं। अब अभी जो 1995 का संशोधन आया था, उसमें जो प्रावधान थे उनमें क्या क्या था, एक तो केंद्रीय वक्फ परिषद, एक काउंसिल, एक समिति जो क्या करती है, सलाह देती है, सलाहकारी निकाय के रूप में काम करती है। राज्य स्तर पे क्या है, राज्य वक्फ बोर्ड, जो इनका मैनेजमेंट करता है पूरा, भाई कौन सी संपत्ति वक्फ के अंदर है क्या नहीं है। और एक ट्रिब्यूनल था जो क्या फैसला देता था कि किसी संपत्ति को वक्फ माना जाए या नहीं जाए, या उसके विवाद को वो सुलझाता था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए फैसले सिविल कोर्ट जो है ना उसके भी ऊपर माने गए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट हमारे यहाँ पर बेसिक न्यायालय है। तो यहाँ पर आप इसके फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ कर सकते थे, सीधे हाई कोर्ट में, बाकी और कहीं पर भी किसी सिविल कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। क्लियर है? तो ये हो गया वक्फ अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट अब अपना अंतिम डीआरडीओ की बात करें, तो डीआरडीओ ने एक लेजर हथियार बनाया है जिसका नाम है सहस्त्र शक्ति। लेजर हथियार क्या होता है, देखो आपने फिल्मों में देखा होगा कि लेजर जो है बीम का उपयोग करके और विमानों को गिरा दिया जाता है, या फिर किसी तरह से अटैक करके लेजर की जो एनर्जी है उसको यूज करके, और आपने क्या कर दिया, किसी भी टारगेट को नष्ट कर दिया। तो वो अब धीरे धीरे रियलिस्टिक होता जा रहा है। तो ऐसा ही एक तैयार किया हमारे डीआरडीओ ने, लगभग 30 किलोवाट क्षमता वाला लेजर आधारित गाइडेड या फिर बोलते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये वेपन क्या करेगा, ये वेपन हवा में आने वाले जितने भी इनकमिंग अटैक्स हैं या जितने भी इनकमिंग थ्रेट्स हैं उनको मार गिराने में सक्षम है। जैसे ड्रोन हो गए, या फिर कोई छोटे हवाई खतरे हो गई, कोई मिसाइल्स हो गई, उनको ये गिराने में सक्षम होगा। क्योंकि आने वाले समय में लेजर गाइडेड वेपन्स हमको मिलेंगे देखने को, और इसी तरह से लेजर निर्देशित ऐसी प्रणालियां भी हमको बनानी पड़ेगी जिनसे हम यहां बैठे बैठे सटीकता के साथ किसी को भी मार सके। अब मान लो कोई मिसाइल आ रही है, उसको आप नीचे से मिसाइल छोड़ के मारोगे तो उसमें तो टाइम लग जाएगा, हो सकता है वो अटैक कर देती देर में, लेकिन लेजर तो कितना फास्ट है भाई, लेजर प्रकाश की गति से जाता है। तो जैसे ही आपने इधर से बटन दबाया उधर सब खत्म, ये वाली चीज इसमें होने वाली है। ठीक है, तो हैदराबाद में हमारा उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र है डीआरडीओ के अधीन, उसके द्वारा इस प्रदर्शन को किया गया और जल्दी इसकी वो टेस्टिंग करने वाला है। लगभग 5 किलोमीटर दूर तक के हथियारों को ट्रैक करने में, लॉक करने में और उन्हें नष्ट करने में ये सक्षम है। और जैसा मैंने बताया, कामीखेज ड्रोन, कामीखेज ड्रोन क्या होते हैं, मतलब एक साथ, जैसे आपने देखा होगा ना बारिश के मौसम में जो पे अपने लाइट्स होती है उनके नीचे छोटे छोटे कीड़े आप देखते हो, तो वो धड़ाधड़ एक के बाद एक अटैक करते हैं। तो वैसे ही जब बहुत सारे झुंड में अगर कोई ड्रोन आ रहे हैं तो उनके लिए हम जो प्रयोग करते हैं कामीखेज ड्रोन बोलते हैं उनको। मतलब झुंड में अगर आप हथियार आक्रमण कर रहे हो, तो अभी पाकिस्तान ने क्या किया था, आप देखते थे रात को बाड़मेर में क्या दिख रहा है, ऐसे अचानक से एक साथ बहुत सारे ड्रोन आ रहे हैं, धमाधम फोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला जो झुंड वाले जितने भी हैं उनको मारने में ये काफी मददगार हो सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये हो गए आज के हमारे करंट अफेयर्स। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारी सभी क्लासेस। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।